डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो भी ये गैसेस की प्रॉपर्टी है दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दे हैव लो डेंसिटी, दे कैन बी लिक्विफाइड, दे ओबे गैस लॉज। तो इनकी ये प्रॉपर्टी समझने के लिए ये एक थ्योरी दी गई कि गैसेस एक्चुअली कैसे होते हैं। गैसेस के बारे में जो भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं उनको समझने के लिए एक थ्योरी दी गई गैसेस के लिए, और उसी थ्योरी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। और जो मेन पोस्टुलेट इस थ्योरी के हैं वो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। पोस्टुलेट्स इट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहला जो पोस्टुलेट इस थ्योरी का है वो है कि हर कोई गैस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का बना है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एवरी गैस इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और एक और चीज, एक गैस के मॉलिक्यूल्स हर लिहाज में एक दूसरी के साथ सिमिलर होते हैं। मतलब एक ही गैस के अगर आप मॉलिक्यूल्स लेंगे दे वुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ साइज एंड सो ऑन। तो ये मैं लिखना चाहूंगा, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ extremely small particles called molecules. The molecules of a particular gas are identical in all respects. ये एक पोस्टुलेट है इस थ्योरी का। नाउ दूसरा पोस्टुलेट, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो दूसरा पोस्टुलेट है, दे आर वेरी मच सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत दूर है। एज ए रिजल्ट जो इन गैसेस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू देयर एक्चुअल वॉल्यूम। मतलब क्योंकि अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर हम इस कंटेनर का समझने के लिए हम ले लेंगे, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है ये इस कंटेनर का सारा कंटेनर की जो जगह है वो सभी ऑक्यूपाई करेंगे। ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम भी इस गैस का वॉल्यूम इतना ही होगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को इनफैक्ट इनका एक्चुअल वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम जब गैस मॉलिक्यूल का देखते हैं तो वो बहुत कम आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिर्फ अगर मैं मॉलिक्यूल का अलग अलग से वॉल्यूम देखता हर किसी मॉलिक्यूल का, और अगर वो वॉल्यूम आप देखोगे दैट वुड बी 0.001 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स का है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यही एक और पोस्टुलेट है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम each other as a result
the volume of the gas, इसलिए result the actual volume of the gas is negligible compared to total volume of the gas. ये एक और postulate है that is kinetic theory of gases का. Now एक और postulate जो इस theory का है that is, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि that according to this theory the molecules of a gas are very much distant from each other. तो जब ये एक दूसरे से बहुत दूर है तो इसका मतलब वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दैट वुड बी आल्सो नेग्लिजिबल. तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी distant from each other. Therefore, there would be negligible force of attraction or repulsion between the gas molecules. तो ये एक और postulate है इस थ्योरी का. तो फोर्थ postulate, क्योंकि जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और ये गैस मॉलिक्यूल जो हैं दे आर मूविंग हियर एंड देयर, और इस दौरान ये आपस में भी कोलिजन्स करेंगे और ये कोलिजन्स करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उन कोलिजन्स की वजह से जो ये करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स विद द गैस मॉलिक्यूल्स मेक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस are in random motion and the pressure of gas is due to collisions which gas molecules make with walls of container. तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा इनफैक्ट दे ऑल्सो कोलाइड विथ ईच अदर, पर जो ये कोलिजन्स आपस में करेंगे उसकी वजह से ये प्रेशर गैस का प्रेशर उस वजह से नहीं होगा. जो कोलिजन्स ये आपस में करेंगे उस वजह से गैस का जो प्रेशर है वो उन कोलिजन्स की वजह से नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं कोलिजन्स की वजह से गैस का प्रेशर होगा जो वो करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. एक और यहाँ पे postulate अब लिखना चाहेंगे. ये जो कोलिजन्स हैं चाहे या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर करते हैं या आपस में करते हैं, द कोलिजन्स आर इलास्टिक. मतलब इन कोलिजन्स के दौरान कोई भी इन कोलिजन्स के दौरान जो ये आपस में करते हैं या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वहां पे काइनेटिक एनर्जी किसी और किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है. मतलब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में तब्दील नहीं होती है, बल्कि हाँ एक चीज हो सकता है इन कोलिजन्स के दौरान ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं मगर कन्वर्शन नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी की कन्वर्शन नहीं होगी. So that's why the collisions are elastic. अगर दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक की काइनेटिक एनर्जी
कुछ है और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कुछ है, तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करने पर ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। उसी को हम कहते हैं कि कोलिजन आर इलास्टिक। नाउ एक और चीज, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सिंस दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, और इस दौरान ये आपस में भी कोलिजन्स करते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ की एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v होगी, कुछ की v डैश, इस तरह से। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात या एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात, क्योंकि अगर वेलोसिटी हम कहेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो इसका मतलब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसका मतलब अगर हमें वहां पे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स होती है, याद रखिएगा, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा गैस का, उतना ही वहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वुड बी मोर, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वुड बी लेस। तो ये एक और पोस्टुलेट है इस थ्योरी का। अब कुछ और पोस्टुलेट्स, एक और पोस्टुलेट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। पोस्टुलेट नंबर है 7, दैट इज कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, द फोर्स ऑफ gravitation on the gas molecules is negligible। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गैस को कंटेनर के बॉटम पे नहीं ला सकता है। गैस मॉलिक्यूल्स पर जो इफेक्ट है ग्रेविटी का, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। That is why gas molecules can move here and there, up, down, wherever they want to go। तो यही है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका असर गैस मॉलिक्यूल्स पर नेग्लिजिबल है। तो दिस वाज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ अब हम एक और टॉपिक यहाँ पे लेना चाहेंगे, दैट इज डिविएशन ऑफ real gases from ideal behavior। Now जो भी रियल गैसेस होते हैं वो आइडियल बिहेवियर जो है उससे डिविएट क्यों होते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV is equal to nRT। PV is equal to nRT, where P is pressure of gas, V is volume of gas, N means number of moles of gas, R is universal gas constant, and T is temperature in Kelvin। Now, अगर हम ये लिखेंगे for a given mass of gas, for a given mass of gas and at constant temperature। अगर हम गिवन मास ऑफ गैस ले लेंगे, गिवन मास ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे,
एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टी भी कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका मतलब एन भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, चूंकि आर कांस्टेंट ही है ही, तो इसका मतलब है देयरफॉर हम ये कहेंगे फिर पीवी वुड बी कांस्टेंट, फिर पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कंडीशन अप्लाई होती है जब हमने मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया ना। अब ये पीवी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक रफ वैल्यूज यहां पे दे रहा हूं, तो अगर हम प्रेशर, फॉर एग्जांपल जो प्रेशर का वैल्यू है, लेट दैट इज 10, और जो वॉल्यूम का वैल्यू है लेट दैट इज 10, सो पीवी वुड बी 10 इंटू 10 मीन्स 100। तो इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट करके रख रहे हैं। नाउ अब हमने क्या किया, हमने ये जो प्रेशर है ये हम इंक्रीज करेंगे, लेट 10 टू 20 दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो ऑटोमेटिकली चूंकि पीवी कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज होगा कि इनका प्रोडक्ट फिर 100 ही रहेगा, दैट मीन्स इट बिकम्स 5। सो 5 इंटू 20 दैट becomes again 100. Now अगर हम इसको अब लेट 50 करेंगे, प्रेशर को 50, तो इसका मतलब है ये 2 बन जाएगा, वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज होगा कि पीवी वुड बी अगेन 100। दैट मीन्स अगर हम इसको अब नाम देंगे P1, इसको नाम देंगे V1, सो P1 V1 इज इक्वल 100, इसको क्योंकि हमने चेंज किया P2, इसको V2, P2 V2 that is also 100, and let it is P3 and V3 that is again 100। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, इसी गैस के लिए जिसमें हम मास टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं और यहाँ पे हम प्रेशर ले लेंगे, लेट इट इज पीवी। तो लेट जब प्रेशर फॉर एग्जांपल 10 था, लेट इट इज 10, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, लेट इट इज 20, 30, 40, लेट इट इज 50। मैं रफ वैल्यूज यहाँ पे समझाने के लिए दे रहा हूँ। और जब लेट इट इज 20, 40, 60, 80, 100। जब प्रेशर देखिए, अब जब प्रेशर 10 था तो पीवी किसके बराबर था, 100 के बराबर। जब प्रेशर हमने 20 किया, पीवी फिर 100 के बराबर आ गया। जब 50 किया तो फिर 100 के बराबर था। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब इफ वी प्लॉट पीवी वर्सेस पी at constant temperature for given number of moles for a given mass of gas, we will get a straight line. We will get a straight line between PV and P, provided, याद रखिएगा, जब गैस आइडियल होगा, जब गैस PV इज इक्वल NRT इक्वेशन ओबे करेगा, तब ही ये इक्वेशन इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। नाउ देखिए आप, नाउ जब हम रियल गैसेस के लिए ये ग्राफ डालते हैं पीवी वर्सेस पी, हमें एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। इनफैक्ट वहां पे डायरेक्ट हम पीवी वर्सेस पी का ग्राफ नहीं डालते हैं, वहां पे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम वहां पे एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है वो हम देखेंगे पहले, और इससे आपको समझ आएगा। नाउ सी, तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा तो explain deviation of real gases from ideal behavior. We use term compressibility
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ Z को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज सिंपली इक्वल टू PV डिवाइड बाई NRT। देखिए आप, PV डिवाइड बाई NRT दैट इज Z एंड Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सो Z, व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई NRT। तो अगर इफ गैस इज आइडियल, इफ गैस इज आइडियल, अगर गैस आइडियल है तो इसका मतलब वहां पे PV इज इक्वल टू NRT। तो जब PV और NRT का वैल्यू सेम होगा तो वहां पे इसका मतलब डियर फॉर आइडियल गैस Z वुड बी इक्वल टू 1। Z वहां पे 1 के बराबर आएगा। मगर अगर गैस आइडियल नहीं होगा, अगर गैस आइडियल नहीं होगा तो वहां पे ये हम ये कहेंगे ये PV और NRT दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। वहां पे PV और NRT हर किसी कंडीशन पर एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होते हैं। तो इफ PV इज नॉट इक्वल टू NRT तो यहां पे लिखूंगा फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस PV इज नॉट इक्वल टू NRT। तो अगर PV NRT के बराबर नहीं है, अगर PV और NRT एक दूसरे के बराबर है, देयरफॉर जो Z है दैट वुड बी नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब Z 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। इफ Z इज ग्रेटर देन 1, कहीं पर Z 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं, ऐसे रियल गैसेस को हम कहते हैं कि दे शो पॉजिटिव डिविएशंस, पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और जहां पे Z इज लेस देन 1 तो हम कहते हैं दीज गैसेस शो नेगेटिव डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नाउ देखिए आप, तो यहां पे क्लियर हुआ कि if Z is greater than 1 then the gas is said to show positive deviation from ideal behavior, and if Z is not less than 1 then gas is said to show negative deviation from ideal behavior। देखिए अब हम एक ग्राफ डालेंगे यहाँ पे फिर। देखिए अगर मैं एक यहाँ पे यहां मैं प्रेशर ले रहा हूं और यहां पे मैं Z दैट इज PV डिवाइड बाई NRT, ये किसके बराबर है? Z ले रहा हूं। तो हमें पता है कि अगर हम, जो मैंने पहले ही ग्राफ में बताया था, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं फॉर आइडियल गैसेस, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं PV ऑलवेज कांस्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे P तो चेंज होगा मगर PV चेंज नहीं होगा। अगर PV चेंज नहीं होता है क्योंकि PV पहले से ही NRT के बराबर था, तो इसका मतलब हमें आइडियल गैस के लिए अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू है, अगर PV डिवाइड बाई NRT Z है और Z लेट यहाँ पे हम 1 का वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ लेस देन 1 और यहाँ पे मोर देन 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2, चलो यहाँ पे ले लेंगे 0.8। अगर गैस आइडियल है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली PV डिवाइड बाई NRT, क्योंकि PV वहां पे चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। इसका मतलब PV डिवाइड बाई NRT आइडियल गैसेस के लिए ऑलवेज 1 ही रहेगा। यह आइडियल गैस के लिए। पर जब हम यही ग्राफ डालते हैं फॉर रियल गैसेस तो ग्राफ्स हमें इस तरह से मिलते हैं। तो यहां पे जब हम देखते हैं कि ये ग्राफ, लेट इट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज फॉर हाइड्रोजन, इट इज फॉर हीलियम एंड नाइट्रोजन सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ गैसेस की कर्व जब हम देखते हैं कि वहां पे Z का वैल्यू
लेस देन 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये गैसेस दे शो नेगेटिव डिविएशंस। और इसके बरक्स अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को देखेंगे वहां पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स दे शो पॉजिटिव डिविएशंस। तो इसका मतलब यह है कि जो रियल गैसेस हैं दे डू नॉट बिहेव एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो इसका मतलब PV इज इक्वल टू nRT आइडियल रियल गैसेस के लिए अप्लाई नहीं होती है हर किसी कंडीशन पर। कहीं कहीं पर देखोगे आप कि ये अप्लाई होती है, मगर हर किसी कंडीशन पर ये अप्लाई नहीं होती है। अब ये अप्लाई क्यों नहीं होती है, इसके दो वजूहात हैं। क्योंकि इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। हम मान के ये चलते हैं कि गैसेस उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है। मगर वहां पे दो पोस्टुलेट जो है, जिनको हम फॉल्टी पोस्टुलेट कहते हैं, वो हर वक्त एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1, वो दो जो फॉल्टी पोस्टुलेट है वो क्या है? नंबर 1, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द gas molecules is negligible compared to total volume of gas। हम ये मानते हैं कि ये पोस्टुलेट हर वक्त अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लेट अगर हमारे पास गैस है और इस लेट मैं एक सिंपल वैल्यू यहाँ पे दूंगा। लेट 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और जो इन गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, अगर हम अलग से लेते एक्चुअल वॉल्यूम इन गैस का, लेट दैट वॉल्यूम वुड हैव बीन 0.0 या इस तरह से भी ले लूंगा। लेट 1 सेंटीमीटर क्यूब समझने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर इससे हम नेग्लेक्ट करेंगे तो इट इज वी कैन नेग्लेक्ट दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम दिस 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। द एरर वुड बी वेरी वेरी स्मॉल विच कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये तो ठीक है, पर चूंकि हमें पता है कि अगर हम गैस को प्रेशर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसका वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं। तो जब हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं, लेट हमने वॉल्यूम इसका इतना किया, तो एट ए वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होगा। तो उस वक्त गैस का वॉल्यूम कितना होगा? लेट 10 सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस वक्त इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम इस 10 सेंटीमीटर क्यूब के मुकाबले में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा एरर आएगी। तो यही वजह है कि ये जो पोस्टुलेट है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल when the pressure of the gas is very high। तो ये एक पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट, there is no force of attraction or repulsion between the gas molecules। और एक और पोस्टुलेट हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है कि वहां पे कोई भी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये भी हम मानते हैं कि ये हर वक्त अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर गैसेस के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हम गैसेस को लिक्विफाई नहीं करेंगे। तो अगर गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो हम फिर गैसेस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब लिक्विफाई करते हैं, गैस को लिक्विफाई जब हम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होती तो लिक्विफाई होना नामुमकिन है फिर। तो यही वजह है कि हम इस पोस्टुलेट को भी हर वक्त सही नहीं मानते हैं। सो जो ये पोस्टुलेट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑल्सो ए फॉल्टी assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नाउ अब जो ये इक्वेशन है, कभी आपको ये कैसे कहा जा सकता है, PV इज इक्वल nRT। आइडियल गैसेस कब ये
ओबे करते हैं। ये इक्वेशन याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज ओबेड बाय द रियल गैसेस। रियल गैसेस का भी ये इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करते हैं। नंबर 1, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई होगा एंड प्रेशर इज लो, और प्रेशर लो होना चाहिए, प्रेशर इज लो, क्योंकि जब प्रेशर लो होगा, अगर आप इस तरह से देखेंगे, व्हेन प्रेशर इज लो, जब प्रेशर लो होगा तो ऑटोमेटिकली गैस मॉलिक्यूल्स, फिर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, तो उस वक्त आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसी तरह से जब टेम्परेचर हाई होगा एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, तो उस वक्त भी आप यह इक्वेशन आप देखेंगे, दिस इक्वेशन वुड बी ऑल्सो एप्लीकेबल टू रियल गैसेस। So this was about deviation of real gases from ideal behavior. Now the equation जो ये force of attraction या force of repulsion and actual volume of the gas molecules consider करती हैं, उस equation को हम कहते हैं van der Waals equation। तो van der Waals equation जो applicable है gases के लिए, that is equation. This equation takes under consideration the actual volume of the gas molecules, takes under consideration the force of attraction or repulsion, and the equation is P plus AM square divided by V square, V minus NB is equal to nRT। तो यहाँ पे it is pressure of gas, A जो है it is van der Waals constant, N number of moles, V volume, यहाँ पे V फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, B इट इज ऑल्सो van der Waals कांस्टेंट, N यहाँ पे फिर नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पे ये जो A है, इट टेक्स अंडर कंसिडरेशन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, एंड दिस B टेक्स अंडर कंसिडरेशन द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप 1 मोल के लिए ये इक्वेशन लिखोगे 1 मोल के लिए, तो N फॉर 1 मोल, और 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए लिखेंगे दैट इज N किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अगर N 1 के बराबर, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस A इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स सिंपली A, तो ये बनेगी P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस N के बले 1 मीन्स B इज इक्वल टू N और T, सॉरी N के बदले फिर RT आएगा सीधे। सो दिस वुड बी द van der Waals इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सो दिस वाज अबाउट van der Waals इक्वेशन which can be applied to real gases। तो यहाँ पे एक हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर आपसे कभी पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। हमारे पास जैसे कि 2 गैसेस हैं, दैट ये है गैस A और ये है गैस B। अगर गैस A का क्रिटिकल टेम्परेचर है लेट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट क्रिटिकल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, अब क्या है मैं बताऊंगा अभी। और लेट इस गैस B का क्रिटिकल टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली वो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि अगर गैस का टेम्परेचर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो हम उस गैस को प्रेशर के जरिए कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप गैस को प्रेशर के जरिए लिक्विफाई करना चाहते हैं, प्रेशर के जरिए अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं सिर्फ प्रेशर के जरिए, then the pressure of the gas should be either equal to critical temperature
और लेस देन दैट, गैस का प्रेशर या उससे क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, उससे कम। अगर गैस का प्रेशर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब, अगर गैस का प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो इसका मतलब हम उस गैस को कभी भी प्रेशर के जरिए लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस वक्त एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं, लेट उस वक्त टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ये दोनों गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 50, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -20। तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो लेट इस गैस का भी 20 डिग्री होगा, इस गैस का भी 20 डिग्री होगा। तो अगर हम इस गैस का देंगे, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 50 है और इस वक्त गैस का टेम्परेचर 20 है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है, तो इस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है, तो इसका मतलब हम इसको लिक्विफाई कर पाएंगे, वी कैन लिक्विफाई इट, लिक्विफाइड, इट कैन बी लिक्विफाइड। मगर देखिए आप, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -20 है, तो इसका मतलब इस वक्त टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो इसको हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, नॉट लिक्विफाइड एट दिस टेम्परेचर। तो अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक्चुअली इट इज अ टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है above which a gas cannot be liquefied, how much pressure may be applied। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied, how much pressure may be applied। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है above which a gas cannot be liquefied, how much pressure may be applied। इनफैक्ट जब भी हम किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो दो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, या हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी हम गैस को लिक्विफाई करते हैं, या प्रेशर इंक्रीज करने से, उससे भी। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से भी हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर टेम्परेचर के डिक्रीज करने से भी। और इनफैक्ट ये देखा गया है टेम्परेचर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर से, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिफाइन करते हैं कि एक टेम्परेचर ऐसा है कि अगर गैस का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो आप हरगिज उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, ओनली बाय प्रेशर, कितना भी आप प्रेशर लगाएंगे। वो टेम्परेचर, गैस का वो टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, how much pressure may be applied, that temperature is called critical temperature। अब देखिए आप, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री, तो अगर 20 डिग्री है तो हम इसको इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -20, टेम्परेचर गैस का है 20, तो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत नीचे है, तो इसका मतलब हम इसको लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको लिक्विफाई करने के लिए हमें पहले इसका फिर टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी पहले डिक्रीज करना पड़ेगा इसको लिक्विफाई करने के लिए। तो हमें डेफिनेटली पता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रेशर से भी हम गैस को लिक्विफाई करते हैं। यहाँ इन दो के मुकाबले में इस तरह से कहेंगे, यहाँ पे गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा और यहाँ पे गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे गैस को लिक्विफाई करना आसान है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा critical temperature measures the intermolecular force of attraction
more is critical temperature, more is intermolecular force of attraction between the gas molecules. And वाइस वर्सा. इसी तरह से अगर लेस क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का तो ऑटोमेटिकली फिर गैस के मॉलिक्यूल्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. सो दिस वाज अबाउट दिस वन डर वाल्स इक्वेशन. और वहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर का पॉइंट आया था तो हमने इसको कोशिश की डिफाइन करने की. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.